हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस। आई एम ज्योत्सना राजपूत और आज मैं आपको क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का 4th चैप्टर की समरी बताने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल और इसके राइटर है नैथाली ट्रॉव राय। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो इस चैप्टर में का जो नरेटर है या जो ऑथर है वो हमें इस चैप्टर में क्या बताना चाहता है। एक्चुअली जो ऑथर है वो हमें दो कहानियां बता रहा है जिसके थ्रू वो हमें ये बताना चाहता है कि जो पेंटर्स होते थे, चाइनीज पेंटर्स होते थे या चाइनीज आर्टिस्ट होते थे और यूरोपियन आर्टिस्ट होते थे, तो उनका जो पेंटिंग बनाते थे उसको देखने का उनका परसेप्शन क्या था, वो किस तरह से उन पेंटिंग्स को देखते थे और क्या चाहते थे लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चाइनीज पेंटिंग क्या, चाइनीज आर्ट ऑफ व्यू या चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट क्या होता है। तो सब चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट जो होता है, इसमें जो आर्टिस्ट होता है वो स्पिरिचुअलिटी और इमोशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। उसके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी चलती है, इमोशंस चलते हैं। और चाइनीज आर्टिस्ट इनर ब्यूटी के बारे में बात करता है, स्पिरिट्स के बारे में बात करता है। वह चाहता है कि आप उसकी जो भी पेंटिंग्स को देखें या उसके जो भी आर्ट को देखें, उसको देखने के लिए उसके मन के अंदर प्रवेश करें, ना कि केवल उसको उसकी आंखों का प्रयोग करके कि जो उसने सामने से बना दिया है हम केवल उसी दृश्य को देखें। एक्चुअली ही वॉन्ट्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मतलब वो चाहता है कि जो उसके पेंटिंग्स को देखे वो केवल फिजिकली ही ना देखे, मेंटली भी देखे, उसके मन की स्थिति को भी समझ करके देखे कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। सपोज करिए कि एक चाइनीज आर्टिस्ट ने एक छोटी सी या एक सुंदर सा लैंडस्केप बना रखा है, एक सुंदर सा कोई पोर्ट्रेट बना रखा है, पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप का, ये यहाँ पे या सीनरी बना रखा है और उस सीनरी में उसने पहाड़ बनाया है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा है या वो ये सोच के बनाया है कि ये जो मैंने पहाड़ बनाया है, पहाड़ के पीछे एक सुंदर सा झील है। ठीक है, अब उसने पहाड़ के पीछे जो झील बनाया है वो हमें पिक्चर पे नहीं दिखेगा, वो हमें उसके जो उसने पोर्ट्रेट बना रखी है, जो उसने पिक्चर बना रखा है या फिर जो उसने सीनरी क्रिएट की है उसमें हमें वो नहीं दिखाई देगा। तो आर्टिस्ट ये चाहता है कि हम जो सामने से पहाड़ देखें, हम ये भी कल्पना करें कि इस पहाड़ के पीछे और क्या क्या हो सकता है। तो इसे कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते थे चाइना के जो आर्टिस्ट होते हैं या चाइनीज जो व्यू ऑफ आर्ट है, वो ये कहता है कि आप किसी के माइंड में घुस करके उसके मन स्थिति को समझ करके फिर आर्ट की कल्पना करें, विच इज नॉट एट ऑल वेरी मच पॉसिबल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरा जो राइटर है वो बात करता है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट के बारे में। और जो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट होता है, इसमें जो आर्टिस्ट है ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। मतलब वो चाहता है कि एक ऐसा वो पेंटिंग बनाए या ऐसा एक आर्ट बनाए जिससे कि लोगों में इल्यूजन क्रिएट हो, भ्रम क्रिएट हो। इसका भी एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा स्टोरी में। एक्चुअली जो यूरोपियन आर्टिस्ट है वो ये चाहता है, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये चाहता है कि वो जो पेंटिंग बना रहा है, जो सोच करके बना रहा है या जो अपने मन में सोचा, वो वही चीज़ अपने ऑडियंस को भी सॉरी अपने ऑडियंस को नहीं, आप कह सकते हैं जो अपने दर्शक होते हैं उनको भी वही चीज़ दिखाए अब। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अ यूरोपियन आर्टिस्ट wants to create illusion of reality in his painting। वो अपनी पेंटिंग में इल्यूजन क्रिएट करता है, वो इतना रियल दिखाना चाहता है कि वो जो चीज़ बना रहे वो इतना रियल दिखे कि लोग उसको पेंटिंग्स में और रियलिटी में कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आर्ट के जिसके बारे में डिस्कस किया है। उनमें से एक है सनशुई। सनशुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। ठीक है, और इस संशुई का जो मतलब होता है माउंटेन वाटर, ये रिप्रेजेंट करता है किस वर्ड को, लैंडस्केप को। क्योंकि आप देखते होंगे लैंड्स पे या ज़मीन पे क्या क्या है, हमारे पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं। और फिर उसके बाद इस संसुई में जो डाओ फिलॉसफी है, वो ये बताते हैं कि संसुई में ये दो वर्ड से बना हुआ है, माउंटेन से और वाटर से, जिसको कि हम कहते हैं यंग और यिन। जो यंग होता है वो सिंबल, वो किसका सिंबल है, मेल का,
और मेल के लिए हम क्या कहते हैं कि इट इज़ ड्राई, इट इज़ वार्म, इट इज़ वेरी स्ट्रेट, स्टिक, और कह सकते हैं बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है या स्टेबल होता है। और ये क्वालिटी किस में होती है? माउंटेन्स में होती है। तो संशुई के जो डाओवादी फिलोसफर हैं वो ये बताते हैं कि जो संशुई है इसमें जो वर्ड है जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, तो माउंटेन को क्या बताते हैं कि उसके अंदर पुरुष की क्वालिटी होती है। और उसके जस्ट अपोजिट में क्या आता है इनका? वाटर। वाटर की क्या क्वालिटी होती है कि वो गीला होता है, नमी होती है उस वाटर के अंदर। और उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो वाटर होता है वो ठंडा होता है, धरती पर लेटा हुआ होता है, हॉरिजेंटल होता है, जबकि जो यंग है, जो माउंटेन है, वो क्या होता है आपका? वर्टिकल होता है। तो किसी न किसी तरह से संशुई का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ये जो माउंटेन वाटर है ये मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उनके बीच का जो स्थान होता है जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों यंग और यिन के जो होते हैं इनके मिडिल वर्ड जो होता है, जो मध्यस्थ होता है, या फिर जो जहाँ पे जो शून्य है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उस जगह पे पारस्परिक कोई क्रिया चलती रहती है। जो क्रिया चलती रहती है उसको हम दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिस हम प्राणायाम के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, रिटेन करते हैं, रोकते हैं, और फिर ब्रीद आउट करते हैं। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, इनर ब्यूटी की तरफ लेके जाता है किसी चीज़ की, जिसको कि कहा जाता है रिटेन कहते हैं। ये संशुई, ये डाओवादी कॉन्सेप्ट है। ये बहुत क्लोज है हमारे चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आउटसाइडर आर्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर आर्ट के बारे में भी कहा गया है कहानी में। तो आउटसाइडर आर्ट जो होता है वो ये बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई आर्टिस्टिक ट्रेनिंग नहीं होती है, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग रिसीव नहीं की होती है, बट दे आर गुड एनफ टू मेक एनी ड्राइंग, टू क्रिएट एनी साइट। और वहीं पे एब्रप्ट आर्ट या रॉ आर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस होता है, मतलब इसमें ट्रेनिंग ली रही होती है। एब्रप्ट आर्ट में या फिर रॉ आर्ट में जो आर्टिस्ट होता है उसको ट्रेनिंग मिली होती है और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, वो अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? व्यू डॉजी के बारे में। व्यू डॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये एक चाइनीज़ के थे, ये चाइना में रहते थे, और इनके बारे में कहानी है कि ये एक ऐसे चित्रकार थे, ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने कि 8th सेंचुरी में, मतलब 8वीं शताब्दी में उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि उस पेंटिंग के अंदर ये स्वयं चले गए और उसके बाद फिर उनको दोबारा कभी देखा नहीं गया। इनके क्रिएशन की बहुत तारीफ मिलती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इनका जो क्रिएशन है, इनकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ वगैरह हैं, इसके बारे में भी ये कहा जाता है या इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया है। किसने दिया है कॉन्सेप्ट? ये दिया है कन्फ्यूशियस और जुहांगजी ने, जो कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमें इनकी बुक के, जो कन्फ्यूशियस और जुहांगजी जो हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें इन्होंने चाइनीज़ जो आर्ट होती है उसमें इस तरह की क्वालिटीज़ के बारे में बताया है, जिसमें कि आर्टिस्टिक जो होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो उस पूरी सीन में, उस पूरे आर्ट में इन्वॉल्व हो जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे अनट्यूटर्ड जीनियस के बारे में भी बात हो रही है। तो अनट्यूटर्ड जीनियस जो वर्ड यूज़ किया गया है ये हमारी कंट्री इंडिया के नेकचंद के लिए यूज़ किया गया है, जो कि 80 ईयर्स के थे, और उन्होंने ही रॉक गार्डन जो है, जो चंडीगढ़ में है, उसको क्रिएट किया, उसका एक हमारे सामने कॉन्सेप्ट रखा और एक सुंदर सा गार्डन बनाया जिसको कि पैराडाइज भी कहते हैं हम लोग। और इनके इस रॉक गार्डन की सबसे बड़ी जो खासियत है या जो क्वालिटी है वो है कि उसमें उन्होंने एक औरत बनाया है जो वाटरफॉल के पास है, जिसकी कि बहुत ही ज़्यादा सराहना होती है, बहुत ही ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। और इस रॉक गार्डन को क्रिएट करने के लिए इन्होंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि लोग फेंक देते हैं, जैसे कि एक छोटे से टिन से लेकर के, टिन आप समझ सकते हैं, सिंक को लेकर के छोटे मोटे जो आपके ग्रेनाइट्स हैं, मार्बल हैं, टाइल्स वगैरह हैं, इन सभी
वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करके इन्होंने उस रॉक गार्डन को क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने इसके लिए कोई एक अलग से कोई ट्रेनिंग ली थी, ये अपना इनका खुद की क्रिएटिविटी है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती भी हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने। ये रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है उसका सीन है। आप देख रहे हैं बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग बैठे हैं। किस तरह से इसको बनाया गया है, और ये देखने से ही समझ में आ जाता है कि जो टाइल्स हैं या फिर कैसे थे जो सिंक वगैरह होते हैं उनके टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके एक सुंदर सी आकृति बनाई गई है। और देख सकते हैं यही ये जो पिक्चर आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये कितना सुंदर लग रहा है। ये भी इनकी क्रिएटिविटी है, इसके लिए इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी निकचंद ने। और देख सकते हैं आप, ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इस समय है आपके, ये टूटे हुए जो बैंगल्स हैं उन बैंगल्स को यूज़ करके रिसाइकिल करके उन्होंने एक सुंदर सी आकृति खड़ी की है। तो ये है इनकी, ये कह सकते हैं कि इसे अनट्यूटर्ड जीनियस कहते हैं। ये हमारे नेकचंद के लिए यूज़ किया गया है। अब आइए, अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी को देखते हैं क्या है। एक्चुअली इस स्टोरी में जो एक आर्टिस्ट है उसका नाम है व्यूडॉजी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 8वीं सदी में रहता था। और उसने उसके बारे में कहानी भी है फेमस कि उसने एक सुंदर सी चित्र बनाई थी किस पे, उस जगह के जो राजा थे, जो उस समय जो वहाँ के राजा थे जिनका नाम था एम्परर जुआंगजोंग, उन्होंने कहा व्यूडॉजी को एक चित्र बनाने के लिए अपने पैलेस के, अपने महल के एक दीवार पर। तो वो जब दीवार पे चित्र बनाता था तो उसको बनाते समय वो पर्दा खींच देता था, पर्दे के पीछे जाकर के वो उन फोटोज को बनाता, उस चित्र को बनाता था उस दीवार पे। और उसको इसलिए बनाता था कि उसके सिवाय उसे कोई और न देख सके, या फिर उसे केवल एम्परर जो था वहाँ का जुआंगजोंग वो देख सकता था। फिर उसने एम्परर को बुलाया, एम्परर उस फोटो को देखते हैं, उस चित्र को देखते हैं, उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को देखते हैं, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे जंगल के फोटोज बने हुए थे, पर्वतों के बने हुए थे, पहाड़ों के बने हुए थे, बहुत सारे स्ट्रीम्स के, रिवर्स के, क्लाउड्स के, और कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे रास्ते उन्होंने बनाए थे जिसपे कि मानव जा रहे थे, मतलब एक कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो है उस पर जा रहे थे। आकाश में उड़ते हुए बहुत सारे पक्षियों के दृश्य उन्होंने बनाए थे, और इन सब की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं जो राजा होते हैं वहाँ के, जो एम्परर होते हैं। फिर जो चित्रकार होता है वो बताता है कि ये जो मैंने पहाड़ बना रखा है, ये जो मैंने माउंटेन बनाया है, इसके बेस में एक गुफा है। वो राजा को दिखाता है और कहता है कि ये जो गुफा है इसको आप देख सकते हैं, इस और फिर बताता है राजा को कि इसके अंदर एक प्रेतात्मा रहती है, एक स्पिरिट रहता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है उसका एग्जांपल देते समय मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि वो इंटरनल, अब राजा को वो पहाड़ दिख रहा है, उसने गुफा दिखाई पेंटर ने, जो आर्टिस्ट था व्यूडॉजी, वो गुफा उनको नजर आई, मगर गुफा के अंदर कोई स्पिरिट रहता है ये राजा को नहीं दिखा, वो उस एम्परर को नहीं दिखा। तो उसको दिखाने के लिए जो पेंटर होता है वो क्या करता है, जो आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है कि वहाँ पे ताली बजाता है, और जैसे ही वो ताली बजाता है गुफा का जो एंट्रेंस होता है वो खुल जाता है, और फिर अंदर का जो दृश्य होता है, गुफा के अंदर का जो दृश्य होता है वो राजा उसको देखता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट उसको दिखाता है, और अंदर का दृश्य जो था वो बहुत ही सुंदर था। और ये देख करके राजा को जो व्यूडॉजी है वो कहते हैं कि आप भी मेरे पास आइए, अपने पीछे बुलाते हैं। बट जिससे पहले कि राजा उस गुफा में प्रवेश कर पाते, जो दरवाज़ा था वो बंद हो जाता है, और जो पूरी पेंटिंग उस वॉल पे बनी हुई थी वो पूरी पेंटिंग भी गायब हो जाती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि उस पेंटिंग के गायब होने के बाद फिर कभी भी उस पेंटर को, उस आर्टिस्ट को जिसका नाम व्यूडॉजी था, कभी नहीं देखा गया। ऐसी और भी कहानियां हैं, एक और कहानियां हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हैं हमें, जो महान दार्शनिक थे किस समय के, जो चाइनीज, जो एक तरह से कैसे फिलोसफर थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस और जुआंगजी, इनकी बुक में भी देखने को मिलता है। और वो बताते हैं कि उस समय जो चाइनीज आर्ट थी उसमें इसी दृष्टि से इसको परखा जाता था कि मतलब उसमें कितनी स्पिरिचुअलिटी है। ऐसी एक और कहानी भी है कि वहाँ का एक कोई प्रसिद्ध चित्रकार था, बहुत ही फेमस चित्रकार था, जिसने कि फ्लैंडर का निवासी था, जो फ्लैंडर एक जगह है वहाँ का निवासी था। उसने भी एक अजगर, एक ड्रैगन का वो क्या करता है, वो पेंट करता है। पर ड्रैगन का जब वो पेंट करता है तो वो उस पे आँख नहीं बनाता है ड्रैगन की।
आँख सिर्फ वो इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि उसको भय लग रहा था, उसको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ड्रैगन के वो आँख को पेंट करे तो जो ड्रैगन है वो चित्र के बाहर आ जाए। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो हैं जिसमें कि स्पिरिट एक तरह से कहे कि जो आर्टिस्ट होता है वो अपने आप को पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व कर देता है और उसमें एक आध्यात्मिकता का उसमें उत्पन्न कर देता है जिससे कि लोग उसको देख सकें। ठीक है, तो वो उसको नहीं बनाता है क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ड्रैगन है वो वहां से चला जाए। अब हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं तो उसमें ये बताते हैं एक और कहानी थी। ये तो हमने दो कहानियां जो पढ़ी हैं वो किसके बारे में पढ़ी हमने? ये दो कहानियां हमारी जो थी ये चाइनीज पेंटिंग के बारे में थी। जो चाइनीज पेंटर्स थे, जो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट था उसके बारे में थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो कहानी है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। ये तीसरी कहानी जो है वो 15th सेंचुरी की है, जो कि हमें किसके बारे में बताएगा? वो हमें बताएगा यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट के बारे में। ठीक है, तो तीसरी कहानी में जो एक एंट्रप है, एक जगह का नाम है बेल्जियम का, एक जिसे कहते हैं कि प्रांत है, बेल्जियम का एक प्लेस है एंट्रप। वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ रहता था। उस ब्लैक स्मिथ का नाम था क्विंटन मेटिसस। बाय प्रोफेशन वो एक लोहार होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक ब्लैक स्मिथ था। उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। बट पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, वो पेंटर के पास जाता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी की शादी उससे कर दे। बट पेंटर को ये जो ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशन है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो कहता है कि ये बहुत ही नीची क्वालिटी का प्रोफेशन है, तो वो उसको शादी करने से मना कर देता है। क्विंटन को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, दुखी होता है वो। बट एक दिन क्या करता है क्विंटन कि जब ये पेंटर सो रहा होता है, तो पेंटर सो रहा था अपने घर में और जो उसने लेटेस्ट एक पेंटिंग बनाई थी, ये क्विंटन वहाँ पे जाता है और जा करके जो उसकी सबसे कह सकते हैं कि जो फ्रेश पेंटिंग होती है उस पे जा करके वो एक फ्लाई बना देता है, एक मक्खी बना देता है और बना करके वहाँ से चला आता है। पेंटर जब नेक्स्ट डे उसको जाता है, पेंटिंग को देखता है, तो उसको लगता है कि उसके ऊपर फ्लाई बैठी है और वो उसको हटाने लगता है, उसको उड़ाने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि उसने क्या किया। फिर वो क्विंटन को बुलाता है, उसको अपना डिसिपल बना लेता है, अपना शिष्य बना लेता है और फिर क्विंटन की शादी जो है अपनी बेटी से कर देता है। तो ये बता रहे हैं कि उस समय जो उसने क्विंटन ने जो एक बनाया था, और ये भी कहा जाता है क्विंटन के बारे में कि क्विंटन आगे चल करके अपने समय का या उस समय का सबसे बहुत ही बड़ा या बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन जाता है। तो इसमें आपने देखा कि जो आर्टिस्ट है, कौन सा आर्टिस्ट है, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट उसने जो फ्लाई बनाया था वो इतनी रियल थी कि कंफ्यूज हो गया। तो एक तरह से आपने देखा कि इसमें इल्यूजन क्रिएट हो गया है। जो पेंटर है वो भी उसको नहीं समझ पाता है और उस फ्लाई को उड़ाने की कोशिश करता है। फिर बाद में वो रियलाइज करता है कि दिस इज द पेंटिंग, नॉट द रियल थिंग। अब ये दोनों कहानियां हमें क्या दिखाती हैं कि जो आर्ट होता है उसका लक्ष्य क्या होता है। जो यूरोपियन जो आर्ट होता है वो ये दिखाना चाहता है कि वो उसमें रियलिटी को इल्यूजन क्रिएट करता है, रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है अपनी पेंटिंग में। जैसे हम देखते भी हैं बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जिनको देख करके कि ये लगता है हमें कि वो बिल्कुल रियल पेंटिंग है, बहुत ही सजीव हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है वो ये बताता है कि जैसे आपने देखा कि चाइनीज जो पेंटर था उसने क्या किया था, व्यूडोजी ने एक सीन बनाया था, एक सीनरी बनाया था, एक लैंडस्केप बताया था जिसमें वो राजा को दिखाता है, राजा उसकी प्रशंसा भी करता है। लेकिन राजा जब तक उसको समझ पाता वो चित्र वहां से गायब हो जाता है। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो राजा होता है, जो एक एम्परर होता है, वो देशों के ऊपर बहुत सारे देश विदेश के ऊपर शासन कर सकता है, उनको विन कर सकता है। लेकिन एक आर्टिस्ट जो होता है वही उसके इंटरनल क्वालिटीज को जान सकता है उसके, और इसके लिए आध्यात्म की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है वो इन्हीं सब चीजों पे फोकस करता है कि आप उसकी इंटरनल क्वालिटीज को देखें, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ें। ठीक है, इन सभी के साथ मैंने आपको एक और बताया था, संशुई का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि संशुई का जो कॉन्सेप्ट है क्या है। संशुई का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट्स के बहुत करीब लगता है। तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो स्टोरी का राइटर है, वो हमें संशुई के आर्ट के बारे में ये बताते हैं कि संशुई जो होता है
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी झरना या जो माउंटेन वाटर कह सकते हैं, जिसका कि एक साथ हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि पहाड़ी झरने तो ज़्यादातर पहाड़ों से ही होकर के आते हैं, जिसका कि उद्देश्य लैंडस्केप को क्रिएट करना होता है, लैंडस्केप को दिखाना होता है। और आप देख रहे हैं कि पहाड़ और झरना ये दोनों एक दूसरे के पूरक ध्रुव हैं, मतलब अपोजिट पोल्स हैं। अपोजिट पोल्स क्यों हैं? क्योंकि आप पहाड़ों को देखते हैं कि वो बिल्कुल स्टिफ होकर के खड़े रहते हैं, और जो झरना होता है, जो पानी होता है या रिवर होता है, वो बिल्कुल बहता है, जमीन के साथ साथ चलता है। तो पहाड़ जो है उसकी क्या क्वालिटी है कि वो स्वर्ग तक पहुंच रहा है, स्थित है, तसे स्थिर है, सॉरी, बिल्कुल स्ट्रेट है, गर्म है, सूखा हुआ है, सूरज के बहुत करीब है, बहुत धूप है वहां पे। और जबकि जो वाटर होता है वो धरती के समानांतर चलती है, इक्विवेलेंट चलती है, एकदम इक्वल होकर के चलती है, और वो ठहरा हुआ है। पानी है तो मुमकिन है कि गीला है, तरल है, ठंडा भी होगा। तो इसी तरह से जो इसके नरेटर हैं स्टोरी के, वो ये बता रहे हैं कि इसका जो दोनों का जो एक तरह से कहा जाए कि इसको जो पहाड़ है, जो इन्होंने बताया कि जो पहाड़ है, इसको ये बताते हैं कि ये क्या है, यांग है, और जो पानी है उसको वो यिन कहते हैं। इन दोनों भागों को जहाँ पे मिलाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों संबंध स्थापित करते हैं, उसको कहते हैं डाओइज्म, या फिर डाओवाद का आधारभूत होता है ये। डाओवाद एक फिलॉसफी है, एक हमारी धारणा है, विचार है, जिसमें प्रायः हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ का जो मिलन प्लेस होता है वो वो आपको कहाँ तक लेके जाता है। तो वो एक शून्य स्थान होता है जहाँ पे इनकी क्रिया होती है, जहाँ पे मिलते हैं, जिसको कि हम जनरली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम तारीफ करते हैं पहाड़ की स्टिफनेस की, और हम तारीफ करते हैं रिवर के फ्लो की। लेकिन जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इन जगहों के बारे में हम छोड़ देते हैं। तो डाओवादी सिद्धांत ये कहता है कि इसकी तुलना की जा सकती है किससे? एक योग से। कौन से योग से? प्राणायाम से, जिसमें कि हम सांस को लेते हैं, खींचते हैं, रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो जो सांस को खींचना, ये क्या होता है? हमारा यांग होता है, और सांस को छोड़ना जो होता है वो हमारा क्या होता है? यिन होता है। लेकिन ये दोनों के बीच में जहाँ पे हम सांस को रोकते हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं जो शून्य का स्थान होता है, जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं, उसे क्या इस उसी के बारे में या उसी के ऊपर प्रेशर डाल के डाओवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है। फिर कहते हैं कि बिना इसके, मतलब बिना अपने अंदर, बिना रंग किया हुआ एक तरह से जो शून्य स्थान होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ये जो होता है यही मुख्य रूप से हमें आध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है? तो बच्चों, यही वो वजह है कि जहाँ पर मानव जो होते हैं उनकी आधारभूत भूमिका मिलती है, मतलब जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर जो है राइटर वो ये बताते हैं, यही ब्रह्मांड के जो राइटर हैं इसके, जो नैथाली हैं, वो ये बताते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स है, इन दोनों के पोल्स को मिलाने का जो प्लेस होता है उसी को कहा जाता है डाओ प्लेस, या फिर जिसको ये एक ऐसा प्लेस होता है जिसे कहते हैं द आई ऑफ द लैंडस्केप, जहाँ पे कि हमें ऐसा फील होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल रही हैं। और अगर एक और चीज़ मैं आपको इसके साथ बताना चाहूँगी कि इस स्टोरी में जो राइटर हैं वो इस आर्ट के साथ साथ अनट्यूटर्ड अनट्यूटर मतलब ये इनका कॉन्सेप्ट था संशुई का। इसके बाद जो लास्ट में जो हमारे नरेटर हैं वो डिस्कस करते हैं किसके? अनट्यूटर्ड जीनियस के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अनट्यूटर्ड जीनियस जो है वो किसको कहा जाता है? हमारे देश के, हमारे इंडिया के नाइक चंद को, जिन्होंने कि रिसाइकिल करके पुरानी चीज़ों को फिर से यूज़ करके उसके बारे में, या उसको कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पैराडाइज बना दिया है, एक ऐसा सुंदर सा जगह बना दिया है जिसको कि आज हम पैराडाइज के नाम से जानते हैं। जिस समय उन्होंने बनाया था उसमें जो नेक चंद थे उनकी जो एज थी वो 80 ईयर्स की थी, और उन्होंने जो क्रिएटिविटी की है, जो उन्होंने गार्डन बनाया है, दैट स्कल्पचर विद द स्टोन्स एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, एंड दैट इज वेल फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी, ये समरी समझ में आ गई, व्यू ऑफ आर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।